हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विंग्स एक उड़ान। गाइस, आज हम बाइनॉमियल थ्योरम्स के कुछ एमसीक्यूज अटेम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास ये बाइनॉमियल थ्योरम का एक एमसीक्यू है। देखिए, एमसीक्यू को तो एक तो हो गया, आप जिस तरीके से ट्रेडिशनल वे से कन्वेंशनल मेथड से जो आप करते हो सॉल्व, तो वो तो ठीक है, लेकिन कभी कभी हमें अपना प्रीशियस टाइम सेव करने के लिए आपको कुछ ट्रिक्स की भी ज़रूरत पड़ती है। तो आज की वीडियो उन्हीं यूज़फुल ट्रिक्स के ऊपर रहने वाली है जो कि बाइनॉमियल थ्योरम से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहला जो एमसीक्यू है वो यहाँ पे कोफिशिएंट निकालने की बात कर रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक यूज़फुल ट्रिक ये है कि आपको कोफिशिएंट्स, सभी कोफिशिएंट्स का सम निकालोगे। पहले आप इसको एक्सपैंड करोगे, फिर जितने भी कोफिशिएंट्स हैं उनको प्लस करोगे, ऐड करोगे, तो काफ़ी लेंथी मेथड चला जाता है जो कन्वेंशनल मेथड है इसका। लेकिन आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको जस्ट कोफिशिएंट के जो सम है उनका, कोफिशिएंट्स का सम निकालना है। तो देखिए बड़ा ही इजी है। जैसे कि आपको कुछ भी दिया हो, यानी कि यहाँ पे जो भी आपको कांस्टेंट टर्म निकलती लगती है, यहाँ पे जितने भी कोफिशिएंट्स हैं उन सबको प्लस करना है। जैसे कि 1 हो गया, यहाँ पे x के साथ वाला कोफिशिएंट कितना है, 1 है। ठीक है, और उसकी पावर जितनी इसकी वैल्यू दी हुई है पावर में, उतनी उसकी पावर में वैल्यू दे देनी है। ठीक है, तो ये निकल गया। देखिए कितना इजी, हमें एक्सपैंड करने की जरूरत ही नहीं है बाइनॉमियल एक्सप्रेशन को। 1 + 1 2, 2 raised to power 2n + 1। यहाँ पे ये आ गया 2 की पावर n, 2 की पावर 1, क्योंकि बेसिस सेम होती है, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड, तो इसलिए इसको मैं इस तरीके से ब्रेक कर सकता हूँ ना। ठीक है, ये आपका आ जाएगा बच्चे 2 की पावर 2 और ये n यहाँ पे 2। ठीक है, 2 की पावर 2 आपको पता है क्या होता है, 4 raised to power n × 2। तो आपने ऑप्शन में देखना है कि कहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी, 2 × 4 की पावर n। देखिए आपके लिए एक इसी टाइप का क्वेश्चन है, आपने उसको एज ए होमवर्क करना है। मैं आपको देखता हूँ क्वेश्चन, इसका आंसर मुझे होमवर्क में भेजिएगा, कमेंट सेक्शन में भेजिएगा। देखिए यहाँ पे मेरे पास है, मान लीजिए 2x + 9, इसकी पावर में रख लेता हूँ 6। ठीक है, इसका आपने क्या निकालना है, सम ऑफ कोफिशिएंट। ठीक है, तो इसका सम ऑफ कोफिशिएंट आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हाट इज द इंडिपेंडेंट टर्म इन द एक्सपेंशन। देखिए इसके लिए आपको एक और ट्रिक याद करनी है। ट्रिक क्या बोलती है, देखिए पहले ये ट्रिक है, काफी यूजफुल है, टाइम सेविंग है, आपके कन्वेंशनल मेथड से आपको बचाएगी। देखिए जब भी यहाँ पे हो आपका ए, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, यहाँ पे x की पावर कुछ भी हो सकती है, मैं रखता हूँ यहाँ पे p, प्लस यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट वैल्यू c रख लो। ठीक है, और यहाँ पे b, और यहाँ पे x की पावर कुछ भी हो सकती है, मान लो p, और इन सब की होल पावर है कितनी है, n। तो ये वाली ट्रिक किस पे अप्लाई होगी, जहां पे आपको इंडिपेंडेंट टर्म निकालनी है। ठीक है, तो इस तरीके का अगर आपको एक एक्सपेंशन दिया होगा, उसको एक्सपैंड करना है आपको, तो यानी कि उसमें इंडिपेंडेंट टर्म निकालनी है आपको, x की इंडिपेंडेंट टर्म। तो कैसे निकालेंगे, दूसरे मेथड से काफ़ी लंबा क्वेश्चन चला जाता है। इसमें हमने कुछ नहीं करना, जो भी पावर होगी उसको हम n × p करेंगे। ठीक है, हमने बताना है कि कौन सी टर्म है, तो n × p करेंगे, नीचे p + q करेंगे, तो हमारा r जो है वो निकल आएगा। अब ये r क्या होता है, आपने तो देखा होगा ना, कौन सी टर्म, कोई भी टर्म होती है tr + 1। ठीक है, उसमें आप यही करते हो ना, यहाँ पे फर्स्ट टर्म का n - r। ठीक है, ये जनरल टर्म होती है ना, तो सेकंड जो टर्म होती है उसकी पावर r, यही करते हो ना। तो यानी कि अगर आपको r की वैल्यू पता चल गई, उसमें +1 करेंगे तो आपको टर्म के बारे में पता चल जाएगा ना, कौन सी इंडिपेंडेंट टर्म है। तो बस इजीली यहां से हमारी r की वैल्यू आएगी, उसमें +1 करेंगे तो ऑब्वियसली आपका आंसर निकल जाएगा। ये वो r की वैल्यू देगा जो कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है। तो चलिए लगाते हैं अपनी ट्रिक। अब इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो मेरा जो r है वो क्या निकलता है, देखते हैं। यहां पे देखिए n × p, n कितना है मेरा 15, p कितना है मेरा 2 अपॉन p + q, यहां पे q कितना है, x की पावर 1 है ना,
तो p q मेरा 1 हो गया, यानी कि p प्लस q यानी कि 2 + 1 3 हो गया। देखिए कितनी मजे से, कितने इजी तरीके से ये क्वेश्चन निकल गया मेरा। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 5 2 ज़ा 10। तो बच्चे मेरी r जो टर्म की वैल्यू वो आ गई, तो यानी कि एक्चुअल में मेरी टर्म कितनी होती है, TR+1, यानी कि टर्म मेरी कौन सी हो गई, 11। तो यानी कि 11th टर्म जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ x है। ठीक है, देखिए कितनी इजी ट्रिक है, इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जब भी आपको इंडिपेंडेंट टर्म निकालनी है तो ये ट्रिक अप्लाई करनी है आपको। ये ट्रिक क्या देगी आपको, r की वैल्यू देगी, बस उस r में +1 करके आपकी जो एक्चुअल टर्म है वो निकल आएगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहां पे हमें पूछा हुआ है इन द एक्सपेंशन सम ऑफ द इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। आपको कोफिशिएंट्स का सम निकालना है, लेकिन कौन से, इवन वाले। देखिए हमें एक रूल याद है इसका, वो क्या होता है कि जितने भी कोफिशिएंट्स होते हैं, एक प्रॉपर्टी है कि जितने भी कोफिशिएंट्स होते हैं बाइनोमियल के, वो इक्वल्स टू होते हैं 2n। यानी कि मेरा कोफिशिएंट फर्स्ट, कोफिशिएंट सेकंड, कोफिशिएंट थर्ड, कोफिशिएंट 4, यानी कि जितने भी कोफिशिएंट है अप टू n तक वो इक्वल्स टू होते हैं 2n। लेकिन आपको अगर कोफिशिएंट्स निकालने हैं किसके, इवन के, तो हाफ कर देंगे ना इसको, यानी कि हाफ करना है किसी भी चीज को, उसको 2 से डिवाइड करना है। तो मुझे इवन के पूछे हो या ऑड के पूछे हो तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे 2n डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। तो यहां पे बच्चे मेरी पावर कितनी है, n, तो इन सब का जो सम ऑफ कोफिशिएंट्स है वो होगा 2n। लेकिन मुझे सम ऑफ सभी के कोफिशिएंट्स का सम नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इवन वाले चाहिए, तो हाफ होंगे ना इवन, तो यानी कि मैं क्या करूंगा, उसको 2 से डिवाइड करूंगा। तो देखिए जब नीचे 2 होता है 2 की पावर 1 होती है, जब 2 ऊपर आएगा तो n में से -1 हो जाएगा ना। यहां पे बेसिस सेम है डिवीजन के केस में, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो यानी कि 2 की पावर n-1 इज द आंसर। ठीक है, तो ये एक जनरल फार्मूला भी बन गया हमारे लिए कि जब भी आपको पूछा जाए कि सम ऑफ द इवन कोफिशिएंट्स, तो फार्मूला ये लगाना है। अगर आपको पूछे कि सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट्स, तो भी फार्मूला यही लगेगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, यहां पे ये बोला है कि कोफिशिएंट निकालना है बच्चे आपको x3 और y4 का। देखिए आपको जब भी कोफिशिएंट्स निकालने हैं किसका, x3 और y4 का, तो जो भी टर्म आपको दी हुई है ये और ये, इसमें ये x की वैल्यूज है, ये y की वैल्यूज है, इनको हमने उठा लेना है यहां से। यानी कि मैं लिख दूंगा 2x, ठीक है, दूसरा है मेरा 3y²। क्लियर है इतना? ठीक है, जब भी कोफिशिएंट निकालने की बात होगी तो हमने इस तरीके से लेना है, तो काफी यूजफुल ट्रिक रहने वाली है ये भी। तो देखिए यहां पे हमने क्या करना है, मुझे चाहिए x का क्यूब, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, क्यूब, ताकि मेरा x का क्यूब बन जाए। ठीक है, मुझे चाहिए y की पावर 4, लेकिन यहां पे y की पावर 2 है, तो मैं क्या करूंगा, इसको 4 बनाने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ना उसकी पावर में, ताकि 2 × 2 y की पावर बन जाए 4। क्लियर हो गया? अब क्या करना है आपको, अब इसकी टर्म बना लेनी है। देखिए हम यहां पे लिखते हैं ना NCR, है ना, तो ये n क्या होता है, ये पावर होती है, और r क्या होता है, जो सेकंड टर्म की पावर होती है। तो बस वही करना है हमने, NCR कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो चलिए यहां पे n कितना मेरा 5, ठीक है, और यहां पे y सेकंड टर्म का जो पावर है वो कितनी है, 2, तो ये लिख दिया मैंने। बस इसको सॉल्व करेंगे, हमारा कोफिशिएंट निकल जाएगा। देखते हैं, देखिए ये 5C2 मैंने पिछले लेक्चर में कॉम्बिनेशन चैप्टर में आपको बताया था कि कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, 5 को 2 स्टेप एक्सपेंड करना, 5 × 4, नीचे आ जाएगा 2, ठीक है, इनटू, देखिए x के ऊपर भी क्यूब है, ठीक है, और 2 के ऊपर भी क्यूब है, ठीक है, इसको लिख लिया। दूसरा 3 के ऊपर भी पावर 2 है, और y की पावर 2 × 2, तो y की पावर हो गई 4, ठीक है। अब मुझे x³ का और y4 का कोफिशिएंट जो है वो सीधा सीधा दिख रहा है, 5 × 4
अपॉन 2 इंटू 2 का क्यूब कितना होता है बच्चे 8, 3 का क्यूब हो जाता है आपका 9। ठीक है, अब इसको काट देते हैं। क्या 8 9 जा 72, 72 इंटू 10 आ गया आपका 720 आंसर। देखिए मजे से 720 का आंसर निकल गया कोफिशिएंट। ठीक है, बस इसी तरीके से आपने इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, बढ़ते हैं, फोर्थ टर्म आपको निकालनी है नेक्स्ट एमसीक्यू में। देखिए हमें क्या निकालनी है, फोर्थ टर्म इस एक्सपेंशन में। ठीक है, देखिए आप जब भी बाइनोमियल टर्म्स में, बाइनोमियल थ्योरम में जब भी आप फोर्थ टर्म निकालते हैं तो जनरल फार्मूला हमारा यही बोलता है ना, TR+1, यानी कि फोर्थ टर्म आपको निकालनी है तो वो होगी 3+1, है ना, ऐसे ही करेंगे ना। तो R कितना होता है फोर्थ टर्म में, 3 होगा। ठीक है, अच्छा वो जनरल टर्म आपकी क्या बोलती है, ये आपको ये बोलती है ना NCR इंटू जो आपकी फर्स्ट टर्म होगी उसकी पावर n-r, जो सेकंड टर्म होगी उसकी पावर होगी r, यही बोलती है ना। तो बस उसी हिसाब से हमने यहां पे भी वो फार्मूला लगा देना है। हमारा n कितनी पावर है 12, तो यहां लिखेंगे NCR कितना है बच्चे आपका 3। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है आपकी x, तो फर्स्ट टर्म की पावर कितनी होती है n-r, यानी कि n आपका 12 है माइनस r, यानी कि 12 - 3। उसके बाद आपकी सेकंड टर्म कितनी है -2 की पावर y। ठीक है, तो यहां पे पावर कितनी होती है सेकंड टर्म में r, तो इसके ऊपर r कितना है 3, तो ये लगा देंगे हम। ठीक है, अब यहां पे 12 को कितने स्टेप पीछे लेके जाना है, 12 को हमने 3 स्टेप पीछे लेके जाना है, 12 इंटू 11 इंटू 10। ठीक है, नीचे 3 इंटू 2, यहां पे x की पावर आ जाएगी हमारी 9 और y की पावर भी आ जाएगी हमारी कितनी 3, और -2 की पावर 3, -2 की पावर 3 यानी कि -8। ठीक है, अब यहां पे ये काटेंगे 6 से, 3 1 से 3, 3 2 जा। ठीक है, ये 22 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 8 से, तो ये 72 और ये आपका, इसको जब इसको काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -1764। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कोफिशिएंट ही निकालना था, तो -1764 निकल जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो यानी कि ये -1764 x9 इंटू y3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट एमसीक्यू है आपका कोफिशिएंट ऑफ द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन। यहां पे आपको जो मिडल टर्म है उसका कोफिशिएंट फाइंड करना है आपको। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इस तरीके के क्वेश्चन में कि आपके पास टर्म कितनी होती हैं। देखिए जो जनरल फार्मूला हमें बताता है कि कोई भी एक्सप्रेशन अगर इस तरीके का है, ठीक है, कोई भी अगर बाइनोमियल एक्सप्रेशन इस तरीके का है, तो उसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी ना, नंबर ऑफ टर्म्स वो होती हैं n+1। ठीक है, जब ये दो टर्म्स जिसमें होती हैं, एक कांस्टेंट होती है और एक x वाली होती है, और उसकी पावर जब डालते हैं तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो होती हैं वो n+1 होती हैं। अब हमें चाहिए कि मिडिल टर्म, यानी कि मेरी जो टर्म है इस एक्सप्रेशन में वो n+1 है। n कितना है 4 + 1, यानी कि मेरे पास 5 टर्म्स हैं टोटल। तो 5 टर्म जो टोटल हैं उसमें मिडिल कौन सी टर्म होगी, तीसरी वाली टर्म होगी ना। ठीक है, यानी कि अब अगर आप चाहो तो इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, यानी कि जब भी आपकी पावर इवन हो, जब भी पावर क्या हो इवन हो, तो जो नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं उसका फार्मूला नोट कर लीजिए, नहीं तो वो होता है आपका n/2 + 1। ठीक है, n कितना है आपका 4/2 + 1, तो आ गया ना आपका 2 + 1 = 3। ठीक है ना, तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। अगर ऑड है, अगर पावर क्या है बच्चे आपकी ऑड है, तो ये होता है आपका n+1 / 2।
ठीक है। अगर इवन है तो नंबर ऑफ टर्म n/2 + 1 लिखते हैं, अगर ऑड है पावर तो हम लिखते हैं n+1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये है इसकी ट्रिक इजिली मिडिल टर्म को फाइंड करने की। तो यहां से हमारी जो टर्म है मिडिल टर्म वो कितनी निकली है 3। तो यानी कि हमने थर्ड टर्म का कोफिशिएंट फाइंड करना है, ठीक है। अब थर्ड टर्म की बारी आई तो t3 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं t2 + 1, ठीक है। ये आपका क्या निकल जाता है r। अभी आपने पिछले में जर्नल फार्मूले में कैसे अप्लाई करना है वो सीखा आपको। n कितना है यहाँ पे 4, ठीक है, 4 कितना है यहाँ पे 2। फर्स्ट टर्म जो आपको दी हुई है उसकी पावर होती है n-r, यानी कि 4 - 2 यानी कि 2। उसके बाद जो आपकी थर्ड टर्म सेकंड टर्म है यानी कि 3x, उसकी पावर होती है r यानी कि 2, ठीक है। अब इसको अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए क्या करना है हमें, इसको 4 को 2 स्टेप पीछे लेके जाएंगे। 4 × 3, नीचे 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर होता है। 2 की पावर 2 यानी कि 4, 3 की पावर 2 यानी कि 9, ठीक है। अब यहां से इसको काट लेंगे, ठीक है। ये 24, 6 4 24, 24 × 9 कर देंगे, 9 2 18 21, यानी कि 216 जो है ये आपका राइट आंसर, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 में। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक जो यूज होगी नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने की। देखिए जब भी आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है, अगर तो इस तरीके का आया यानी कि सिर्फ 2 टर्म है तो बस n+1 कर देते हैं, आपकी नंबर ऑफ टर्म्स निकल गई। जैसे कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स थी वो कितनी है, टोटल 5 है, ठीक है। लेकिन जब इस तरीके का आ जाएगा तब आपको क्या करना है, तब आपको बस एक छोटी सी बात याद रखनी है, वो ये कि अगर ये किसी फार्मूले में चेंज हो जाता है a + b का होल स्क्वायर, ताकि 2 में ये बन जाए, 2 टर्म्स में ये कन्वर्ट हो जाए, सिंप्लीफाई हो जाए, तो ये इसका आंसर बड़ी मजे से निकल जाएगा। अब देखिए क्या करना है हमने, यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है, ठीक है। अब इस पूरी टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूं a² + 2ab + b का स्क्वायर, है ना। तो ये किसके बराबर होता है, a + b का होल स्क्वायर, यानी कि इस पूरी टर्म को मैं लिख सकता हूं 1 + x का होल स्क्वायर, और इन सबकी होल पावर कितनी है बच्चे, 15, यानी कि हमारी जो आ गई 1 + x की पावर 50 × 2 कितना हो गया 100, ठीक है। तो यहां पे हम अब ये वही वाला फार्मूला बन गया ना, 1 + x की पावर n, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी इसमें, n+1, ठीक है। n कितना है यहाँ पे 100 + 1 कर देना है, हमारी नंबर ऑफ टर्म्स निकल आई, कितनी है 101, ठीक है। तो 101 इसका आंसर निकल गया सीधा, ठीक है। यहाँ पे हमें कोई कन्वेंशनल मेथड यूज नहीं करना है, यहाँ पे हम ट्रिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे क्वेश्चन इजीली निकल पा रहे हैं। अगला देखिए, अब यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि इसमें 2 टर्म्स नहीं है, और ना ही इस तरीके के क्वेश्चंस को जिसमें 2 वेरिएबल हैं उसको आप सिंप्लीफाई करके उसको कर सकते हैं, आप किसी 2 टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन में कैसे आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है, उसके लिए एक रूल देखिएगा। देखिए जब भी आपको बहुत सारी टर्म्स आ जाती हैं एक साथ, यानी कि a1 a2 a3, और ये चलती गई और ये अप टू मान लीजिए ak तक, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है आपकी k तक है, और इसकी पावर आ जाती है आपकी n। और अगर आपको निकालनी कितनी क्या है, इस तरीके के एक्सप्रेशन की नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, तो देखिए बहुत ही यूजफुल ट्रिक है। आप क्या करेंगे, आपने सबसे पहले देखना है कितनी टर्म है, k तक टर्म है, ठीक है, और पावर कितनी है n, तो हम कॉम्बिनेशन का रूल लगाएंगे यहाँ पे, जिससे इजीली आपकी जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो निकल आएंगी। क्या करना है आपको, n प्लस और जितनी टर्म है k है उसमें से -1 करना है बच्चे, और यहाँ पे भी बेस में भी -1 करना है, ठीक है। बस ये वाला फार्मूला लगा लो, सारी बात ही खत्म हो जाएगी। चाहे कोई भी एक्सप्रेशन हो, सबका ये जर्नल रूल है नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का, ठीक है। तो यहाँ पे लगा देंगे हम ये वाला फार्मूला। हमारे पास n कितना है बच्चे, 6 है, n प्लस k होती है नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स है 1 2 3 4, तो ये आ गया 4, ठीक है। आई थिंक इसके जो ऑप्शंस हैं
वो मे बी रॉन्ग है, इसका राइट आंसर अभी निकाल के देखते हैं। ठीक है, 4 हो गया, और यहाँ पे आपने क्या करना है -1। ठीक है, कॉम्बिनेशन में क्या आएगा 4 - 1 k - 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, आपकी नंबर ऑफ टर्म्स निकल आएगी इजिली। देखते हैं, देखिए यहाँ पे आएगा आपका 6 + 4 10, 10 - 1 यानी कि 9, यहाँ पे 9c, यहाँ पे 4 - 1 यानी कि 3। कैसे सॉल्व करना है, कॉम्बिनेशन के रूल आपको पता है, 9 है, 3 स्टेप पीछे ले जाएंगे, 9 × 8 × 7, 3 बार लिख दिया, 3 बार एक्सपेंड कर दिया 9 को। यहाँ पे 3 × 2, 3 फैक्टोरियल लिखना था, 3 × 2 आ गया, 3 × 3 = 9। ठीक है, 3 × 4 = 12, 12 × 7 करेंगे तो 84 आता है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे आ गया 84। तो हमारा राइट आंसर क्या है इसका 84। ठीक है, इसमें से इसको काट लीजिए, चलो 84 कर लीजिए, तो आपका राइट आंसर क्या है 84। तो इसके ऑप्शंस गलत थे। ठीक है, राइट आंसर 84 है। ठीक है, तो ये थी ट्रिक नंबर 8th क्वेश्चन पे जो लगाई है हमने। काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, पेपर में मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना आता है या कोफिशिएंट फाइंड करना आता है, तो इस तरीके से कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे आपको मिडल टर्म निकालनी है। मैंने अभी आपको बताया कि मिडल टर्म जब भी निकालनी है, अगर पावर क्या है बच्चे इवन है, तो जो भी n होगा n/2 + 1 करके आपकी मिडल टर्म निकल आएगी। ठीक है, क्या करेंगे आपको 80/2 + 1 यानी कि 41 आपकी मिडल टर्म आ गई। ठीक है, बस इसी का आपको मिडल टर्म बतानी है कि कौन सी है। ठीक है, तो यानी कि आपकी जो टर्म है वो यही होगी ना। 41 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, यहाँ पे चलिए यहाँ पे लिखते हैं, 41 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 41 = t 40 + 1। ठीक है, तो ये क्या है मेरा जर्नल फार्मूले का 40 क्या आ गया r आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है NCR। ठीक है, n कितना है मेरा 80, CR r कितना है मेरा 40। ठीक है, उसके बाद जो हमारी जो फर्स्ट टर्म होती है यहाँ पे क्या है x y z, इसकी जो पावर होती है वो होती है n - r यानी कि 80 - 40, और जो सेकंड टर्म होती है उसकी पावर होती है हमारी r कितना है यहाँ पे 40, तो 3 की पावर 40। यानी कि आपका ये जो एक्सपेंशन है इसको आपकी ये जो टर्म है ये आपकी आ गई 80c 40, यहाँ पे x y और z की जो पावर है वो आ गई 40 और 3 की पावर भी आ गई 40। तो ये निकल गई आपकी टर्म जिसको आपने फाइंड करना था मिडल टर्म, यानी कि टर्म 41। ठीक है, तो इसमें से मिला के देखते हैं कौन सा आंसर आपका, आई थिंक सेकेंड वन दिख रहा है मुझे यहाँ से। ठीक है, तो ये आपका आंसर। अब देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन बायनॉमियल थ्योरम का। यहाँ पे बच्चे आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है एक, यहाँ पे आपने बताना है इसमें नंबर ऑफ इंटीजर्स यानी कि इंटेग्रल वैल्यूज फाइंड करनी है इस एक्सपेंशन के अंदर कितनी इंटेग्रल वैल्यू है। ठीक है, अब जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन आएगा जिसमें यहाँ पे इस तरीके से हो a की पावर 1/p प्लस b की पावर 1/q, ठीक है, और इसकी होल पावर यहाँ पे दे दी हो n, और आपको क्या फाइंड करना है नंबर ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, ट्रिक देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये भी, आपके इतने लेंथी और इतने मुश्किल क्वेश्चन को इजी बनाएगी ये। देखिए आपको एक्सपैंड नहीं करना है इसको, आपकी इसको एक्सपैंड करने जाओगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए टाइम से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। नंबर ऑफ इंटीजर करने हैं, आपने कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है p और q का लेना है एलसीएम और इस पावर के साथ उसको डिवाइड करना है, यानी कि आपने n को डिवाइड करना है किससे, एलसीएम ऑफ p एंड q, एलसीएम ऑफ p एंड q। ठीक है, हमने एलसीएम लेना है p और q का और उस n को डिवाइड कर देना है उससे। ठीक है, इसमें आपको एक बात याद रखनी है बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शर्त ये है कि ये जो a और b जो होने चाहिए ये प्राइम नंबर होने चाहिए। इसमें शर्त ये है कि a और b क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए। ठीक है, दूसरी बात आपको ये भी ध्यान रखनी है
ये जो फार्मूला है ना, ये आपको अगर आपकी ये जो P और Q की वैल्यू जो है, ठीक है, ये P और Q ये N को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, यानी कि N इज डिविजिबल बाय P एंड Q। अगर N डिवाइड हो जाता है P और Q से, तब हम क्या करेंगे, इसमें +1 कर देंगे, यानी कि तब हमारा फार्मूला ये हो जाएगा। कब? जब N डिविजिबल होगा P और Q से। लेकिन तब क्या होगा कि अगर N डिवाइड नहीं होगा P और Q से, तब हमारी नंबर ऑफ इंटीजर का जो फार्मूला होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। फार्मूला यही रहेगा, बस प्लस उसमें ऐड नहीं करना है, तब हमारा फार्मूला हो जाएगा एलसीएम ऑफ P और Q, ठीक है। तब इतना रहेगा। कब? जब N जो है इज नॉट डिविजिबल बाय P और Q, ठीक है। यानी कि अगर P और Q से डिवाइड हो जाता है, आपकी ये पावर P और Q से डिवाइड हो जाता है, तब आपने +1 करना है, ठीक है, इसमें +1 करना है। अगर नहीं होता तब आपने सिंपल डिवाइड करना है और जो भी इंटीजर वैल्यू आती है वही आपका आंसर होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है इस तरीके के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की। तो चलिए इसमें अप्लाई करते हैं। देखिए ये हमारा P हो गया 2 और Q हमारा क्या हो गया 3, ठीक है। हम बिल्कुल पावर की जो बेस होती है उसका एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम एलसीएम लेंगे किसका? एलसीएम ऑफ 2 और 3, ठीक है। और डिवाइड किसको करेंगे? पावर को, यानी कि 37 को, ठीक है। लेकिन याद रखें यहां पे ना ही 2 डिवाइड कर रहा है 37 को और ना ही 3 डिवाइड कर रहा है 37 को, तो हम इसमें +1 नहीं करेंगे। अगर यहां पे क्या होता 36, तब हमें, क्योंकि 2 भी डिवाइड करता है 36 को और 3 भी डिवाइड करता है 36 को, तब हम इसमें क्या किसको +1 को ऐड कर लेंगे, तब फार्मूला ये होना था, ठीक है। लेकिन 36 तो नहीं है ना, हमारी पावर तो यहाँ पे कितनी दी हुई है 37, ठीक है। तो हमने एलसीएम लेना है 2 और 3 का। 2 और 3 का एलसीएम होता है बच्चे 6, और 6 से जब हम 37 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 6 पॉइंट समथिंग। लेकिन पॉइंट के बाद की वैल्यू की हमें कोई ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ इंटीजर को देखना है, यानी कि 6 इज़ द आंसर, ठीक है बच्चों। तो ये थी बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और टिप्स जो कि बायनॉमियल थ्योरम में आपको हेल्पफुल रहेंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ।